देखिए हम लोग तो आंदोलन वाले लोग हैं, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि भाई सरकार की जो भी नीति है आप पूरा चुपचाप उसको मान लो। बिहार के भीतर क्या तैयारी है? भाकपा माले कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो देखिए अगर आप सीटों की बात करें तो पिछली बार भी हम लोग कम लड़े थे और 4 सीट पर लड़े थे, तो सीटें तो हम लड़ेंगे कम। तो हम तो कहेंगे कि सरकार की कोई भी नीति हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उस नीति को समझिए, उस नीति का विश्लेषण कीजिए और उस नीति के जो भी पहलू है जिससे छात्रों को लगता है कि भाई ये हमारे अनुरूप नहीं है, हमारे हित में नहीं है, तो उनका जो विरोध होगा हम उसके साथ हैं। छात्रों और शिक्षकों की जो बात है कि शिकायत है कि नियोजित शिक्षक अब अचानक उनको जो कमिट किया गया था कि हम दर्जा देंगे राज्यकर्मी का, उसके बजाय उनको एक असुरक्षा की स्थिति में हम अगर धकेल देंगे, ये तो कहीं से भी उनके लिए सही बात नहीं है। तो हमें लगता है कि इस पर बात ज़रूर होगी। जहाँ प्रदेश के गवर्नर, एक महिला गवर्नर, वो खुद कह रहे हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी में ऐसी हिंसा का दौर ऐसा हमने कभी देखा नहीं। जहाँ मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, ये तो एक वीडियो है, ऐसे सैकड़ों घटनाएं घट चुकी है और उसका इंटरनेट हमने इसीलिए बंद कर रखा था ताकि वीडियो सामने ना आए। जहाँ 6000 FIR 3 मई से लेकर 28 जून के अंदर 6000 FIR 0 FIR मिला करके दर्ज हो चुके हैं। बिहार के संदर्भ में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर बहुत सारी जगहों पर ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने सुनने में आ रही हैं। कहीं गैंग रेप के मसले, मॉब लिंचिंग जिसको लेकर के आप लोग विशेष तौर पर मुखर रहते हैं। मॉब लिंचिंग के अभी पिछले 4-5 महीने में मॉब लिंचिंग के मामले आए हैं इसी प्रदेश से, तो यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पहली बात तो मणिपुर तो महज लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए पटना से। पटना में अभी तुरंत ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने और हम उनसे बातचीत करने के लिए रूबरू हैं। सर, विपक्षी एकता के सवाल पर आप लोग जिस तरीके की तत्परता दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनाव की ओर तो सारी चीज़ें बहुत पहले से ही बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे, मगर बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के आप लोग जब तक विपक्ष में रहे तब तक बहुत मुखरता से बोलते रहे। MSP मंडियों के सवाल पर, उसके अलावा यहाँ पर जब पिछला चुनाव हुआ तो रोजगार के सवाल पर, शिक्षकों का एक पूरा बड़ा मसला था। इस बीच जब विधानसभा सत्र भी चला तो उस मसले पर खासा आंदोलन और सारी चीज़ें देखेंगे, मगर अभी बात निलंबन और अलग अलग तरीके से ऐसा लग रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही उस पूरे मसले पर। नहीं, पहली बात तो लोगों की कोई सुनी नहीं जा रही। बात सही है। मान लीजिए बिहार में शिक्षक आंदोलन है और अभी तक शिक्षकों से कोई वार्ता नहीं हुई और हम उस आंदोलन के साथ हैं, शिक्षकों के साथ हैं। तो पहली बात तो मैं ये कह दूं कि सरकार बनने ना बनने, हमारे समर्थन देने ना देने से आंदोलन के प्रति जो हमारा रुख है, आंदोलन के साथ जो हमारा जुड़ाव है, इसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं आया। जैसे अभी आशा की हड़ताल चल रही है पिछले 15 दिन से और उस पूरे हड़ताल के नेतृत्व में हमारे साथी हैं, पूरा हमारा संगठन लगा हुआ है। शिक्षकों के आंदोलन में भी और भी संगठन है, लेकिन हमारे साथी भी उसमें हैं। तो इसमें जो बदलाव हम चाहते हैं कि बिहार में सरकार जो भी आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलनकारी ताकतों से बात करें, बात करके उनको उसको समझ करके हल हो। जो अभी दमन का रास्ता अख्तियार किया गया या थोड़ा नौकरशाही तरीके से जो चल रहा है, हमें नहीं लगता कि इससे कोई बात हल हो सकती है। तो हम तो उम्मीद करेंगे, हम लोगों ने नीतीश जी से कहा था, महागठबंधन में भी बात हुई और सरकार के स्तर पर भी बात हुई। नीतीश जी ने कहा था कि हम विधानसभा के सत्र के बाद बात करेंगे, तो हम तो उम्मीद करेंगे जो नीतीश जी ने कमिट किया वो ज़रूर बात करेंगे। और बेंगलोर में मैं आपको बताऊं कि जो जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया के तमाम 26 दलों ने मिलकर के अडॉप्ट किया, उस स्टेटमेंट के आखिरी पैराग्राफ में देखिए तो उसमें गवर्नेंस की बात है कि गवर्नेंस की शैली और चरित्र दोनों में हम चाहते हैं कि पूरे देश भर में एक बदलाव आए ताकि ये गवर्नेंस प्रो पीपल हो और जनता के लिए हम जो समझते हैं कि बेहतर, जैसे नीतीश जी कह रहे हैं कि हम शिक्षा सुधार के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बिहार में शिक्षा में सुधार आना चाहिए। शिक्षा सुधार के लिए 2005 में आयोग का भी गठन नीतीश जी ने किया था। तो हमें लगता है कि शिक्षा सुधार के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए, तो ये जैसे मुख्यमंत्री समझते हैं, जैसे हो सकता है कि कुछ और नेता समझते हैं, तो ये बात तो शिक्षक भी समझते हैं। तो शिक्षा से जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, सबसे मिलकर के बात करके ही शिक्षा में कोई सुधार आ सकता है। इसलिए हमें तो लगता है कि कोई एंड्योरिंग और सार्थक बदलाव के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए भी ज़रूरी है कि बात हो।
और शिक्षकों की जो बात है कि शिकायत है कि नियोजित शिक्षक अब अचानक उनको जो कमिट किया गया था कि हम दर्जा देंगे राज्यकर्मी का, उसके बजाय उनको एक असुरक्षा की स्थिति में हम अगर धकेल देंगे, ये तो कहीं से भी उनके लिए सही बात नहीं है। तो हमें लगता है कि इस पर बात ज़रूर होगी और ज़्यादा प्रो पीपल, ज़्यादा संवाद धर्मी, संवाद को भी शासन का ही एक चरित्र मान लेना चाहिए, उसका एक हिस्सा मान लेना चाहिए। और जो मांग हम कर रहे हैं मणिपुर के सवाल पर भाजपा से कि भाई बात करें, तो हम यहाँ भी मांग करेंगे कि भाई सर यहाँ बात करें और बातचीत करके हल निकालें। सर पैरेलली जो शिक्षा के सवाल पर आप बात कर रहे हैं तो एक FYUP भी आ रहा है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात हो रही है, और यहाँ जिस माध्यम से आएगा, जिस रास्ते से आएगा, वो राजभवन के रास्ते से आता है। तो यहाँ पर भी वो कन्फ्रंटेशन, अभी आपके पार्टी का जो छात्र संगठन है वो लोग भी अभी 2-4-5 दिन पहले इस मसले पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने भर से कुछ होगा, क्योंकि पॉलिसी के लेवल पर यहाँ की भी सरकार वैसी संजीदा नहीं दिखाई पड़ रही। बिल्कुल, हमें तो लगता है कि कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पॉलिसी, देखिए शुरू में विरोध होता है, लेकिन शुरू में जो विरोध है इसके बावजूद हो सकता है पॉलिसी को कोई थोप दे आपके ऊपर, लेकिन कभी होता है कि जब वो थोप दी जाती है और पॉलिसी जब अमल में आ जाती है और जब उसके पूरे इम्पैक्ट दिखाई पड़ते हैं, तब और ज़्यादा एक तरीके से लोगों को बात समझ में आती है और तब बात होती है। तो इसीलिए हमें लगता है कि किसी भी पॉलिसी को लेकर के बात कब सार्थक हो पाएगी, कब जाकर के छात्रों की मांग पूरी होगी, कब जाकर के शिक्षकों की मांग पूरी होगी, कब जाकर के किसानों की मांग पूरी होगी। सारा समय जाया होता है। नहीं, तो अगर ये आप बिहार के स्तर पर देखेंगे 3 साल कहीं का कहीं ग्रेजुएशन, 6 कहीं साल में, बिल्कुल हम और समझ 4 साल का जब ग्रेजुएशन नहीं, हम होगा तो बिल्कुल इस कितने बात साल को, में ये डर है सबके। नहीं बिल्कुल हम समझते हैं, बिल्कुल हम समझते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। आंदोलन, देखिए हम लोग तो आंदोलन वाले लोग हैं, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि भाई सरकार की जो भी नीति है आप पूरा चुपचाप उसको मान लो। हम भाजपा वाले तो नहीं हैं कि चुपचाप मोदी जी जो समझते हैं, जो करते हैं देश के लिए, बेहतरी के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप अपना दिमाग खाली करके जो सरकार कर रही है मान लो। तो हम तो कहेंगे कि सरकार की कोई भी नीति हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उस नीति को समझिए, उस नीति का विश्लेषण कीजिए और उस नीति के जो भी पहलू है जिससे छात्रों को लगता है कि भाई ये हमारे अनुरूप नहीं है, हमारे हित में नहीं है, तो उनका जो विरोध होगा हम उसके साथ हैं। लेकिन ये इसमें कभी कभी होता है कि भाई इतना आंदोलन कर रहे हैं, क्या हो रहा है। इस मामले में हमें लगता है कि जो किसानों ने जो स्थापित किया कि जितना लंबा आंदोलन चले, आज़ादी के आंदोलन में क्या था कि जितना लंबा आंदोलन चले हम आंदोलन में थकेंगे नहीं। तो हम तो बिहार के छात्रों से भी कहेंगे, शिक्षकों से भी कहेंगे कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ हो जाए और इनको थका करके और कहीं उनके अंदर एक बेचैनी पैदा करके, एक ऊब पैदा करके उनको आंदोलन से, ये दरअसल आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश है। हमें आंदोलन को धीरज के साथ और संकल्प के साथ चलाना चाहिए जब तक हमको ना मिले। ये हम छात्रों से भी कहेंगे, शिक्षकों से भी कहेंगे। जब किसान आंदोलन के सवाल पर आप बात करते हैं तो उस वक्त तो आप लोग विरोध में थे, और यहाँ पर जिस तरीके से APMC एक्ट को ख़त्म किया गया उसमें नीतीश जी करने वाली भूमिका में रहे, और अब आप लोग साथ में हैं, तो इसमें कैसे डिलीवर होगा? राज्य के स्तर पर कैसे डिलीवर होगा, और अगर केंद्र के स्तर पर भी आप लोग कोई एक ऐसा गठबंधन बना रहे हैं तो क्या ये सवाल आपस में टकरा नहीं जाए? नहीं, हमें तो लगता है कि देख लीजिए कि जैसे APMC, ये हम लोगों ने भी कहा, हमारे घोषणा साथ MSP, बिल्कुल MSP APMC ये पूरे देश के किसानों की मांग है और इसके लिए वो आंदोलन चलेगा। अब वो कब जा कर के कौन सरकार इसको मानेगी, कब जाकर नहीं मानेगी, वो एक अलग सवाल है। ये तो आंदोलन से और परिस्थिति से तय होने वाली चीज़ें हैं। हमें लगता है कि ये तो तय हो गया है जो मुद्दे, इन मुद्दों पर, या जैसे रोज़गार का ही सवाल लीजिए, या देश में जो अभी हम लोगों ने कहा कि जिस तरह से धड़ल्ले से निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, रेलवे लाइन बेच रहे हैं, तो इस धड़ल्ले से जो निजीकरण हो रहा है इस पर रोक लगे। हाँ ठीक है, इस देश में निजी क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र में भी आप 2-4 कंपनी को कर दे रहे हैं, अदानी और अंबानी को, उसमें भी एक प्रतिस्पर्धा हो, उसमें भी छोटे छोटे कंपनियों को भी मौका मिले। तो हमें लगता है कि आर्थिक नीति में, और आर्थिक नीति के साथ साथ ये तमाम जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, शिक्षा की नीति, कृषि नीति, रोज़गार की नीति, तो इसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता है। और इसके लिए कितनी सहमति बन पाएगी हम नहीं कह सकते अभी, क्योंकि ये डिटेल की बात है।
कभी कभी होता है कि एक जनरल सहमति है, जब डिटेल आप तय करने जाएंगे तो पता चलता है कि कहाँ कहाँ सहमति के बिंदु है और कहाँ असहमति के बिंदु है। तो हमें तो पूरे डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि बिहार में भी जो कमिटमेंट है वो लागू हो और केंद्र सरकार भी जिस कमिटमेंट के साथ अगर 2024 में हम देश को भाजपा से छुटकारा दिला पाते हैं, नई सरकार अगर बनती है तो वो सरकार भी डिलीवर करेगी, लेकिन वो तो भविष्य की बात है। अभी तो हमें लगता है कि एजेंडा तय हो रहा है। मगर एक सवाल या डर बहुत सारे लोगों के जहन में है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी एकता बन रही है, कांग्रेस उसके ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लीडिंग पोजीशन ले रही है या फलक्रम उसके इर्द गिर्द तैयार हो रहा है। तो बहुत सारी कांग्रेस की पॉलिसीज़ रहीं या कांग्रेस के खिलाफ आप लोगों का लंबा संघर्ष या आंदोलन रहा, तो और बहुत सारे लोग कांग्रेस और बीजेपी में पॉलिसी के लेवल पर भी बहुत फ़र्क नहीं समझते पाते। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो आप लोग करना चाह रहे हैं वो हो पाएंगी देश के स्तर पर? बिल्कुल कुछ तो होगा ही। हमें लगता है कि वो करने देगी अगर कॉरपोरेट स्टाइल की अगर बात अगर 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 आप देखेंगे तो हमें तो वही कह रहे हैं कि जैसे 2004 में जब यूपीए की सरकार आई तो आपने देखा कि कुछ नीतियां बनी, चाहे वो एनआरईजीए हो, आरटीआई हो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो, फूड राइट्स एक्ट हो, तो कुछ नीतियां बनी। तो हमें तो लगता है कि ये पार्टियों की तो ठीक है अपनी समझ हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में जो लोगों का भोगा हुआ यथार्थ है, लोगों को लग रहा है कि भाई इन नीतियों से ये हुआ, बेरोजगारी पैदा हुई, तो आपको नीति बदलना पड़ेगा। तो हमें नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ये कह सकते कि ये नीति हम इसके से चिपके हुए हैं। तो अगर आपको किसी ज़माने में लगा था कि भाई पुरानी जो नीति थी आर्थिक देश में कमांडिंग हाइट पे एक तरह से देश के पब्लिक सेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी, उसको अगर लोग ये समझ रहे थे कि इसके चलते देश में आर्थिक जड़ता आ गई और जड़ता को तोड़ने के लिए हमको कुछ नीतिगत तब्दीली चाहिए, तो आज अगर बदली हुई नीतियों से जो देश में आर्थिक संकट फैल गया, बेरोजगारी फैल गई, तो इससे भी तो आप मुंह नहीं चुरा सकते हैं। तो हमें लगता है कि तमाम पार्टियों को एक डायनामिक तरीके से सोचना पड़ेगा कि जो भी पॉलिसी हम ले रहे हैं उस पॉलिसी का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसका आउटकम क्या हो रहा है। और हमें जो लगा कि बेंगलुरु में भी जो बात हुई और जॉइंट स्टेटमेंट में भी जो बातें आई, इसमें ये उम्मीद ज़रूर है कि इन तमाम सवालों पर फिर से रिव्यू करने और नीतियों को बदलने, इसके लिए एक रेडीनेस ये कांग्रेस में भी होगी और पूरे गठबंधन में ये रेडीनेस है। और जब इस आधार पर कोई गठबंधन बनेगा तो हमें तो लगता है कि डिलीवरी भी होनी चाहिए। मणिपुर के सवाल पर आप लोग आक्रामक हैं, जाहिर तौर पर विपक्ष को आक्रामक होना भी चाहिए, मगर जब हम आप बिहार आए हैं, बिहार के संदर्भ में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर बहुत सारी जगहों पर ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने सुनने में आ रही हैं। कहीं गैंग रेप के मसले, मॉब लिंचिंग जिसको लेकर के आप लोग विशेष तौर पर मुखर रहते हैं, मॉब लिंचिंग के अभी पिछले 4-5 महीने में मॉब लिंचिंग के मामले आए हैं इसी प्रदेश से, तो यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पहली बात तो मणिपुर तो महज लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर में कहीं कोई घटना घटती है, आप सरकार कार्रवाई करती है। यहाँ तो लग रहा है जहाँ प्रदेश के गवर्नर, एक महिला गवर्नर, वो खुद कह रहे हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी में ऐसी हिंसा का दौर ऐसा हमने कभी देखा नहीं और हमने ऊपर सब कुछ बताया है। जहाँ मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि एक वीडियो आने के बाद, ये तो एक वीडियो है, ऐसे सैकड़ों घटनाएं घट चुकी है और उसका इंटरनेट हमने इसीलिए बंद कर रखा था ताकि वीडियो सामने ना आए। जहां 6000 एफआईआर 3 मई से लेकर 28 जून के अंदर 6000 एफआईआर, 0 एफआईआर मिला करके दर्ज हो चुके हैं, तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल एक अलग कैटेगरी की चीज़ है। मणिपुर को जो उसकी तुलना अगर करनी हो वो 2002 के गुजरात के साथ हम कर सकते हैं। और 2002 के गुजरात में फ़र्क इतना आया कि 2002 में ये कहने वाले देश में कोई दूसरे एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने थोड़ी देर के लिए याद दिलाया कि राजधर्म निभाना है, और आज वो 2002 के जो मुख्यमंत्री थे वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और 2002 के तर्ज पर आज गुजरात जल रहा है, गुजरात जल रहा था, आज मणिपुर जल रहा है। इसीलिए हमें लगता है कि मणिपुर एक अलग मामला है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन बिहार में या कहीं भी, बंगाल की भी कुछ घटनाओं को लेकर चर्चा हो रही है, कहीं भी महिला के ऊपर उत्पीड़न हो, कहीं भी कोई मॉब वायलेंस हो, और ये हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो मॉब वायलेंस का सिलसिला है इसको एक पूरे एक कल्चर के रूप में विकसित करने का काम
भारतीय जनता पार्टी ने किया, आरएसएस ने किया। ये मॉब लिंचिंग, ये शब्द ही पूरे दुनिया में चर्चित हो गया कि हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम निशाने पर होते हैं। लेकिन अगर कहीं भी ये कल्चर चलेगा तो जो भी कमज़ोर लोग हैं, कहीं कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग होंगे, और अल्पसंख्यक समुदाय जाहिर सी बात है वो कहीं मुस्लिम होंगे, कहीं ईसाई होंगे, कहीं बंगला भाषी होंगे, कहीं वो आदिवासी होंगे, तो जो कमज़ोर होंगे, कहीं महिलाएं होंगी, तो कमज़ोर लोग निशाने पर होंगे ऐसे मॉब वायलेंस के, और उसका तो निश्चित तौर पर हमें पूरा विरोध करना होगा और उस पर न्याय हो, इसके लिए लड़ना ही होगा। अंतिम सवाल, आप 2 बैठकें हुई हैं जिसको एक अंतिम तौर पर आप लोगों ने इंडिया का नाम दिया, और बिहार के भीतर क्या तैयारी है? भाकपा माले कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो देखिए, अगर आप सीटों की बात करें तो पिछली बार भी हम लोग कम लड़े थे और 4 सीट पर लड़े थे, तो सीटें तो हम लड़ेंगे कम। बहुत ज़्यादा 40 सीटों में बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा हमारा वो नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि लड़ना नहीं, हमारी जिम्मेदारी है जहां हम लड़ेंगे वहां, और जहां हम नहीं भी लड़ेंगे तो बिहार में जो पिछले बार का जो रिज़ल्ट था 39-1, इसको पलटना, इसको पलट देना, ये हमारी जवाबदेही हम समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं। और इसलिए तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं, हमने पार्टी में ये तय किया है कि जहाँ भी पार्टी की मजबूत उपस्थिति है, हर जगह हम तैयार रहे, चुनाव के लिए तैयारी करें। अभी तक हम लोग 4 संसदीय क्षेत्र में संसदीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमने किया। 2 और जगह हमारा तय है, काराकाट में और जहानाबाद में, अगस्त महीने में हम करेंगे। अभी तक आरा में, सिवान में, पाटलिपुत्रा में, बक्सर में हमने किया है। तो हम इसको समझते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए। शेष तो बात होगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि ये बात होते होते तय होते होते 11th आवर में जाकर के तय होता है। तो माले जैसी पार्टी तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। हमारी तैयारी तो हमको जनता के ऊपर निर्भर होकर तैयारी करनी है, और इसीलिए हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। हम तैयार रहेंगे और गठबंधन ठीक से बने, ठीक से चले। और बिहार में 2019 का जो रिज़ल्ट था, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि गठबंधन बन ही नहीं पाया था ठीक से। आरा में 1 सीट पर राजद ने हमें समर्थन दिया या कुछ और दलों ने समर्थन दिया, लेकिन वो एक जेस्चर ही था। तो हमें लगता है कि विधानसभा में तुलनात्मक रूप से थोड़ा गठबंधन का स्वरूप ठीक था, और उसमें भी थोड़ा और बेहतर तरीके से अगर हम फार्मूला निकाल पाते तो रिज़ल्ट कुछ और बेहतर होता। तो हमारी कोशिश ये है कि सबसे बढ़िया रिज़ल्ट हो और हम लोग जहाँ लड़े वहाँ जीत तक पहुँचे, और उस हिसाब से वोटों का बिखराव ना हो, तालमेल हो। बातचीत करने के लिए तो यहाँ हम भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य से बातचीत कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या गठबंधन का स्वरूप होगा, कितनी सीटें वो लोग लड़ेंगे, इसके अलावा अलग अलग मुद्दों पर। द जनताना के लिए आकाश के साथ में विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।